आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तक है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत आज का हमारा अध्याय है जॉन लॉक। तो आज की इस क्लास में जॉन लॉक अध्याय से संबंधित लघुत्रात्मक प्रश्न और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निजी संपत्ति पर लॉक के क्या विचार हैं। तो प्रमुख विचारक जॉन लॉक, इनका निजी संपत्ति के ऊपर क्या विचार है। लॉक ने राजनीतिक समाज में निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन किया है। यानी जॉन लॉक ने यह माना है कि राजनीतिक समाज के अंतर्गत व्यक्ति की निजी संपत्ति होनी चाहिए, इस बात का उन्होंने समर्थन किया है। उसके संपत्ति संबंधी विचार हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली बात है या पहला उनका तर्क है, लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना है। यानी लॉक ये मानता है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह किसी शासक के द्वारा व्यक्ति को प्रदान नहीं किए गए, बल्कि यह प्राकृतिक अधिकार है और व्यक्ति को जन्मजात ही यह अधिकार स्वतः ही उसको मिल जाते हैं। उसका मत है कि यह मानव का आधारभूत अधिकार है और इसके अभाव में जीवन व स्वतंत्रता के अधिकारों का सीमित महत्व रह जाता है। यानी जीवन और स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, यदि व्यक्ति के पास में प्राकृतिक ये जो संपत्ति का अधिकार है यदि ये व्यक्ति को प्राप्त नहीं है तो बाकी के जो अधिकार हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उनका उपयोग है वो व्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो लोग ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना है और यह कहा है कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को जन्मजात मिल जाता है, किसी के द्वारा उसको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। लोक ने संपत्ति के दो रूप माने हैं। संपत्ति के लोक ने दो रूप माने, एक है प्राकृतिक संपत्ति, दूसरी है निजी संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति सभी मानवों की संपत्ति है, यानी प्राकृतिक संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार सभी मानवों का, यानी जो भी इस धरती पे मानव है उन सभी का प्राकृतिक संपत्ति पर समान रूप से अधिकार है और उस पर सभी का अधिकार है। किंतु जब मानव प्राकृतिक संपत्ति में अपना श्रम लगाता है, यानी अपने प्राकृतिक संपत्ति के अंतर्गत यदि व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा लगाता है और उससे जो उसको संपत्ति या जो धन प्राप्त होता है वह उसकी निजी संपत्ति होती है। तो जॉन लॉक, जिसने एक बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने कहा है कि संपत्ति के दो रूप माने, उन्होंने दो रूप बताए हैं, एक है प्राकृतिक संपत्ति और निजी संपत्ति। तो प्राकृतिक संपत्ति है उसके ऊपर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है, लेकिन प्राकृतिक संपत्ति को जब व्यक्ति है वो अपने मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा, श्रम के द्वारा यदि उसको प्राप्त करता है तो वो उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। तो निजी संपत्ति के अंतर्गत पहली बात तो लोक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। दूसरी बात, उन्होंने लोक ने संपत्ति के दो रूप माने, एक प्राकृतिक संपत्ति, दूसरी निजी संपत्ति। तीसरा उनका विचार है निजी संपत्ति के बारे में। लोक के अनुसार निजी संपत्ति के अनेक रूप होते हैं, जैसे मकान, भूमि, धातु, वस्तुएं, मुद्राएं आदि। ये निजी संपत्ति के अनेक रूप होते हैं। वह शक्ति के विभिन्न प्रकारों को भी संपत्ति मानता है, जैसे व्यक्ति की स्वयं की शारीरिक शक्ति, पशु शक्ति तथा यंत्र की शक्ति आदि। उसने शिक्षा, विशेषज्ञता, तकनीकी ज्ञान आदि के गुणों को भी क्या माना है, संपत्ति माना है। तो लोक के अनुसार निजी संपत्ति के कई रूप होते हैं, जिसमें के अंतर्गत हम मकान ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, धातु ले सकते हैं, वस्तुएं और मुद्राएं इनको ले सकते हैं। इसी तरह शक्ति के विभिन्न प्रकारों को भी लोक है वो संपत्ति मानता है। चौथा है, लोक का मत है कि अनाज, फल आदि जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संचय उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं एक निश्चित समय के बाद बिगड़ जाती है, लेकिन वह मुद्रा एवं अचल संपत्ति के संचय की कोई निश्चित सीमा तय नहीं करता है। तो ये चार प्रमुख विचार हैं लोक के निजी संपत्ति के बारे में। अब आगे आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मानव स्वभाव पर लोक के विचार को स्पष्ट कीजिए। तो मानव स्वभाव के ऊपर लोक के जो विचार हैं वो बहुत ही स्पष्ट और सरल और सराहनीय है। तो मानव स्वभाव पर लोक के जो प्रमुख विचार हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जॉन लॉक का दर्शन उसके मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित है। लॉक के अनुसार मनुष्य बुद्धिमान, विवेकशील और विचारवादी प्रणाली है। होब्स ने मनुष्य में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों के दर्शन किए, यानी होब्स जहाँ मनुष्य के अंतर्गत है, होब्स ने केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों के ही दर्शन किए थे और उन्होंने कहा था कि मनुष्य केवल झगड़ाऊ और जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी मनुष्य में पाई जाती है। यानी
होब्स वह मनुष्य को एक पशुतुल्य मानता है, जबकि लॉक उसके मानवीय गुणों पर जोर देता है। जबकि लॉक है वो उसके मनुष्य के मानवीय गुणों के ऊपर जोर देता है। लॉक के मत में, लॉक के अनुसार मनुष्य सहयोगी और सामाजिक होता है। लॉक ये कहता है कि भाई जहाँ होब्स से झगड़ालू और स्वार्थी मानता है मनुष्य को, तो लॉक इसके विपरीत है। लॉक ये कहता है कि मनुष्य के अंतर्गत मानवीय गुण होते हैं, उनके अनुसार मनुष्य सहयोगी और सामाजिक प्रवृत्ति का होता है। वह समाजप्रिय, प्रेम और दया का पोषक होता है। शांतिप्रिय और नैतिकता में उसकी आवश्यकता होती है, उसकी आस्था होती है। आस्था मतलब विश्वास होता है। लोक यह कहता है कि शांतिप्रियता और नैतिकता में मनुष्य की आस्था होती है। वह एकता और अच्छाई में विश्वास करता है। नैतिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त होता है। तो ये आगे लोक मानव स्वभाव के संबंध में कहता है। लोग ये भी मानता है कि मनुष्य सदैव अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। लोग ये कहता है मनुष्य सदैव अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, सदैव सत्य नहीं बोलते, पड़ोसियों की भी हत्या भी करते हैं। उन्हें यह सब ज्ञात है, फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि मूल रूप में मनुष्य शांतिप्रिय और सामाजिक होते हैं तथा उनमें स्वशासन की भावना होती है। मनुष्यों का यह विवेक और ज्ञान ही उन्हें पशुओं से अलग बनाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं, होब्स के विपरीत लोक मनुष्य को बहुत ही एक अच्छा विवेकशील प्राणी मानता है, और वो कहता है कि मनुष्य के अंतर्गत बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। उसके अंतर्गत शांतिप्रिय की भावना और समाज के अंतर्गत लोगों से मिलजुल कर रहने की भावना उसके अंतर्गत होती है। स्पष्ट है कि लोक के मत में मनुष्य एक प्राणी के रूप में शांतिप्रिय होता है और अन्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी उसको वह करना चाहता है। मानव विवेक ही वह तत्व है जो मानव व विश्व नैतिक व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये थे जॉन लॉक के मानव स्वभाव के ऊपर विचार। यदि हम सार रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि होब्स जहाँ मनुष्य को एक झगड़ालू, स्वार्थी और हवसी प्रवृत्ति का मानता है, वहीं लॉक यह कहता है कि मनुष्य बुद्धिमान, विवेकशील और विचारवादी प्राणी होता है। यानी लॉक है मनुष्य के मानवीय गुणों के ऊपर जोर देता है। प्रश्न नंबर 3 है इसी अध्याय से संबंधित, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनके संबंध में लॉक के क्या विचार हैं। तो लॉक के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राकृतिक कानूनों से नियंत्रित होता है। लॉक ये कहता है कि मनुष्य का जीवन हो प्राकृतिक कानून से नियंत्रित होता है और वह इन प्राकृतिक कानूनों के द्वारा ही मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लॉक के मत में मनुष्य को 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। तो लॉक के अनुसार 3 प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं हर मनुष्य को। वह है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो लॉक के अनुसार 3 प्रमुख अधिकार हैं जो हर मनुष्य को प्राप्त होते हैं और वो प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी मानता है। कहने का मतलब कि ये अधिकार किसी शासक के द्वारा या किसी राजा के द्वारा या किसी शासन के द्वारा व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाते हैं, बल्कि जन्मजात ही व्यक्ति को स्वतः ही ये प्राप्त हो जाते हैं। लॉक के अनुसार ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, नैतिक हैं, व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। अतः यह अधिकार समाज और राज्य की देन नहीं है। प्रमुख प्राकृतिक अधिकार इस प्रकार हैं। तो जॉन लॉक के अनुसार जो प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख अधिकार हैं जिसका हम जिक्र भी ऊपर कर चुके हैं। पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। आत्म संरक्षण मनुष्य के सबसे प्रबल आकांक्षा है। कहने का मतलब कि मनुष्य सबसे पहले बात यह है कि मनुष्य अपने आप को जीवित रखना चाहता है, यानी अपने आप का संरक्षण करना, अपनी सुरक्षा करना, और उसकी सब क्रियाओं का जो प्रधान प्रेरक तत्व है। इसलिए जीवन का अधिकार व्यक्तियों में परस्पर सद्भाव तथा सहअस्तित्व का जो कर्तव्य है वो पैदा करता है। तो सबसे पहला जो अधिकार मानता है जॉन लॉक, वो मानता है जीवन का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के मत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसका तात्पर्य प्राकृतिक कानून की व्यवस्था के अंतर्गत आचरण करने की आज़ादी से है। मानवीय स्वतंत्रता विश्व की नैतिक व्यवस्था का ही एक अंग है। तो जॉन लॉक का जो दूसरा प्रमुख अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से आचरण करने की आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। लॉक ने निजी संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना है। उसका मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक पदार्थ पर अपना श्रम व्यय करके उसे उपयोगी बना लेता है तो वह उस वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। कहने का मतलब जॉन लॉक जाया कहता है कि प्राकृतिक जो संपत्ति है उसके ऊपर तो सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार होता है, लेकिन प्राकृतिक संपत्ति को ही जब व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा उसको
उपयोगी या काम करने के योग्य बना लेता है तो वह उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, संपत्ति बन जाती है। लोक ने संपत्ति के अधिकार को आधारभूत महत्व का माना है और इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी उसने शामिल किया है। तो ये 3 प्रमुख अधिकार थे जॉन लॉक के अनुसार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। स्पष्ट है कि लोक ने जिन 3 अधिकारों को प्राकृतिक बताया है वह भले ही प्राकृतिक नहीं हो किंतु मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए परमावश्यक है, अधिकार जरूर है और उन्हें आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की। अगला और लास्ट प्रश्न है, लॉक के अनुसार सरकार के विविध रूप कौन कौन से, यानी जॉन लॉक के अनुसार सरकार के विविध रूप क्या है। लॉक ने सरकार के रूपों का उल्लेख संक्षेप में किया है। वास्तव में वह सरकार के रूपों की अपेक्षा उन सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है जिन पर सरकार आधारित हो। जब तक सरकार जनता की सहमति पर आधारित है तब तक लॉक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की सरकार उचित है। जॉन लॉक यह कहता है कि जब तक सरकार जनता की सहमति पर आधारित है तब तक लॉक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की सरकार उचित है, यानी चाहे किसी प्रकार की सरकार हो लेकिन वो सरकार जनता की सहमति से होनी चाहिए। यदि जनता की सहमति है तो जॉन लॉक है वो उस सरकार को उचित मानता है। वह सरकार के 3 विभिन्न रूपों का उल्लेख करता है। यदि समाज व्यवस्थापिका शक्ति अपने हाथों में रखता है, यदि पूरा समाज है, यदि व्यवस्थापिका की शक्ति अपने हाथों में रखता है और स्वयं द्वारा निर्मित कानून को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो वह सरकार है जनतंत्रवादी या जिसको हम लोकतंत्रवादी सरकार कहते हैं। तो व्यवस्थापिका की शक्ति यदि लोगों के हाथों में है और वो कानून बनाने के लिए केवल कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं तो वो सरकार जनतंत्रवादी है। दूसरी बात जॉन लॉक यह कहता है कि यदि समाज में व्यवस्थापिका शक्ति कुछ समाज के यदि कुछ विशेष व्यक्तियों और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप देता है तो वह सरकार क्या बन जाती है, वर्गतंत्री हो जाती है, यानी एक वर्ग विशेष के हाथों में वो सत्ता चली जाती है। और तीसरी बात यह कहता है कि यदि व्यवस्थापिका शक्ति एक व्यक्ति को दी जाती है तो वह राजतंत्र होता है, जिसको हम राजशाही शासन कहते हैं। लोग सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन करते हैं क्योंकि उसका विचार है कि जनता की इच्छा का सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप का जो पालन है वो जनतंत्र में ही संभव है। तो सरकार के जो रूप हैं लॉ के अनुसार 3 हैं, जनतंत्रवादी, वर्गतंत्रवादी और राजतंत्र। यानी जब शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है तो जनतंत्रवादी, यदि शासन की शक्ति वो कुछ लोगों के विशेष व्यक्तियों के हाथ में होती है तो वो वर्गतंत्रवादी, और यदि शासन की सत्ता यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो शासन है वो राजतंत्रात्मक शासन होता है। तो ये था आज का हमारा अध्याय जॉन लॉक। तो जॉन लॉक अध्याय से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।